नमस्कार, मैं हेमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास बुलेटिन। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर में बवाल, बेकाबू भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति, कई श्रद्धालु हुए घायल। सूरत में गणेश आगमन पर हंगामा, गुरुद्वारा रोड पर उमड़ा जन सैलाब, धक्का मुक्की के बीच मची अफरा तफरी। सीएम विजय के बड़े ऐलान से तमिलनाडु में हलचल, एलपीजी सिलेंडर से फ्री बस सफर तक की दी सौगात। आरक्षण पर 8 हमले और चिराग का बयान, आरक्षण खत्म करने की मांग पर सियासत गर्म, जंतर मंतर के प्रदर्शन से बड़ा विवाद। जयपुर में केरल की केजिया बनी मिस यूनिवर्स, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले नजर आ रहे हैं। जी हां, हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जो कि है दिल्ली से, जहां स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार हाई अलर्ट पर हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। अस्पतालों में बेड और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था भी करवाई गई है। सरकार की अपील, मास्क पहने, हाथ धोए और सावधानी बरते। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा के 2379 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 1777 से ज्यादा H1 और HN के मामले भी आ चुके हैं। अकेले गुरुवार को 114 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार का कहना है कि अस्पतालों में बेड, डॉक्टर, दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने, हाथ साफ रखने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की अपील की गई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि आई है दिल्ली से, जहां दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार अलर्ट हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने आज स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जहां रोज नए मामले भी सामने आ रहे हैं, जिनमें अगले गुरुवार को ही 114 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार का कहना है कि अस्पतालों में बेड, डॉक्टर और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है। लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने, हाथ साफ रखने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की अपील की गई है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए है और ये है इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार के मधेपुरा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सावन के आखिरी सोमवार पर प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। जलाभिषेक के लिए कई कतार में अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई और भीड़ के दबाव में बैरिकेडिंग टूट गई। बैरिकेडिंग टूटते ही मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। कई श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर भी गिर गए। इस दौरान कई महिला और बुजुर्ग श्रद्धालु घायल हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया और उसकी वर्दी तक फट गई। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम, एसपी, एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि सावन के आखिरी सोमवार होने की वजह से सुबह ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। लगातार बढ़ती भीड़ के दबाव में स्थिति बिगड़ गई। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर श्रद्धालुओं को दोबारा कतार में लगाया गया और हालात पर काबू पाया गया। फिलहाल मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने और धक्का मुक्की से बचने की अपील की गई है। सूरत के गुरुद्वारा रोड स्थित राम चौक से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गणेश आगमन के दौरान भारी भीड़ के चलते भगदड़ और धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई। दरअसल सरकार ग्रुप के गणेश आगमन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग राम चौक पहुंचे थे, जहां भीड़ अचानक इतनी बढ़ गई कि मौके पर व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई।
भारी भीड़ के बीच कई महिलाएं फंस गई और घबराहट के चलते कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगी। हालात को संभालने के लिए पुलिस और आयोजकों की ओर से कोशिश की गई, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में मुश्किलें आई। धक्का मुक्की और अफरा तफरी के बाद सड़क पर जगह जगह चप्पलों के ढेर नजर आए। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें मौके पर भारी भीड़ और अव्यवस्था साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल इस घटना ने गणेश आगमन जैसे बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरक्षण को लेकर सियासी बहस एक बार फिर चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और चिराग पासवान ने आरक्षण के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। रामदास आठवले ने आरक्षण का विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आठवले का कहना है कि आरक्षण संविधान से मिला अधिकार है और इसका विरोध संविधान का विरोध करने के समान है। उन्होंने आरक्षण खत्म करने की मांग करने वालों पर राजद्रोह के तहत कार्रवाई की मांग की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आरक्षण हटाने का मतलब क्या है? और SC ST को भी आरक्षण मिलता है, उनके पॉपुलेशन हिसाब से मिलता है। तो लोक संख्या के आधारित अगर हमको आरक्षण मिलता है तो हमारा कहना यह है कि हमको जाति के आधार पर आरक्षण मिला है और जातीय व्यवस्था आर्टिकल 17 के मुताबिक संविधान ने अनष्ट की है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी देहातों में दलितों पर अत्याचार होते हैं। आज भी शहरों में तो मतलब समाज एक साथ दिखाई देता है। गाँवों में आज भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को मंदिर में नहीं जाने के लिए मिलता है। गांव के मंदिर में, बड़े बड़े मंदिर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांव के मंदिर में उनको नहीं जाने दिया जाता है। इसीलिए मतलब हमारा कहना यह है कि जाति व्यवस्था खत्म करो। हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार है। मतलब हमें जाति व्यवस्था के आधार पर हमको आरक्षण मिला है तो ठीक बात है। हमारा कहना है कि भाई सभी को आरक्षण का फायदा होना चाहिए और आरक्षण हटाने का किसको अधिकार नहीं है। आरक्षण हटाने की मांग संविधान विरोधी है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आरक्षण को सपोर्ट करने वाली सरकार है। तो अभी आपने सुना कि रामदास आठवले ने क्या कहा, पर वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। चिराग ने कहा कि आरक्षण किसी की खैरात नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म करने की बात तो दूर, इसकी समीक्षा भी उनके और उनकी पार्टी को स्वीकार नहीं है। आइए सुनते हैं आगे की बातें। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट हैं जो संविधान में शेड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था। उनको आधार बनाया, उनको शेड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स है, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको शेड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्रावधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज़्यादा सशक्त करने का काम किया गया। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी रिफॉर्म में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी इन प्रावधानों पर पूर्ण विचार की मांग कर रहे हैं और ऐसे में दोनों केंद्रीय मंत्रियों के बयान के बाद आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ चुका है।
वहीं चलते हैं दूसरी खबर पे, जहां महाराष्ट्र के अमरावती से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अमरावती के जिला स्तरीय अस्पताल के एनआईसीयू में भीषण आग लगने से 3 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हो बताए जा रहे हैं। हादसा सोमवार को अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित एनआईसीयू में हुआ था, जहां शुरुआती जानकारी के मुताबिक वेंटिलेटर में कथित विस्फोटक के बाद आग लगी। जिस वक्त आग लगी उस समय एनआईसीयू में करीब 39 नवजात भर्ती थे। आग और धुआं फैलते ही डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। हालांकि इस हादसे में 3 नवजात की झुलसने से मौत हो चुकी है। करीब 6 बच्चों को घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिन्हें इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने भी दुख जताया है। उन्होंने इसे सिस्टम की लापरवाही का उदाहरण बताते हुए मामले की कड़ी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने अस्पतालों में फायर ऑडिट और मेडिकल उपकरणों के सेफ्टी ऑडिट की मांग भी की है। फिलहाल आग लगने की असली वजह साफ नहीं है, पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। दुर्दैवी घटना हुई है। छोटे बालक जो है वो कम दिन के रहते, कम वजन के रहते, उनको अपन आईसीयू में रखना पड़ता है। लेकिन ये गरीब लोग यानी परिस्थिति के वजह से ये बाहर गांव से जो बालक थे, इनको अपने इतना अच्छा अमरावती में आईसीयू बना था, वहाँ पे लेके आए थे। जो बालक हुआ उसका वेंटिलेटर टूटा, वो 4-5 दिन का ही बच्चा था और उसके बाद ही में 2 बच्चे गए, वो भी कम दिन के थे। वहाँ पे 9 पेशेंट थे, उसमें से 3 एक्सपायर हुए। लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ थे उन्होंने सब बच्चों को बाहर निकाल के प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको एडमिट किया है। लेकिन ये दुर्दैवी घटना है, इलेक्ट्रिक का मामला है, इसमें अभी तो चौकसी। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब महिलाएं 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की आधी रात तक सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। खास बात यह है कि महिला के साथ सफर करने वाले एक सहयोगी का भी टिकट मुफ्त रहेगा। अगर महिला के साथ एक से ज्यादा लोग सफर करते हैं तो महिला और सिर्फ एक साथी को ही निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए यह कहा कि रक्षाबंधन के दौरान महिलाओं की सुरक्षित और संवैधानिक घर वापसी के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे और नगर विकास विभाग की 900 से ज़्यादा बसों में भी मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा पुलिस, परिवहन और यातायात विभाग को अपनी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और गोरखपुर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी विशेष यातायात व्यवस्था रखने को कहा गया है। यानी रक्षाबंधन पर यूपी की महिलाओं के लिए 3 दिन तक सफर मुफ्त रहेगा। साथ ही सरकार ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी खास तैयारी की है। महाराष्ट्र के नागपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गोधनी इलाके में क्लोरीन गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। गैस की चपेट में आने से करीब 35 से 40 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गोधनी नगर पंचायत ने पानी साफ करने वाले प्रोजेक्ट में क्लोरीन गैस लीक हो गई और गैस फैलने के बाद प्रोजेक्ट में काम कर रहे 8 से 10 कर्मचारियों और आसपास के 20 से 25 लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। अस्पताल में भर्ती लोगों में 4 से 5 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है, जबकि बाकियों का इलाज सामान्य वार्ड में चल रहा है। वहीं इलाज के बाद 12 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी और घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर करीब 125 से 150 परिवारों को इलाके से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनडीआरएफ, एनएमसी और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य भी जारी है और प्रशासन की टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। गोधनी नगर पंचायत कार्यक्षेत्र में एक महाराष्ट्र जल जीवन प्राधिकरण का जल शुद्धिकरण केंद्र है। वो केंद्र पे रात को 1:45 बजे के दरमियान क्लोरीन गैस का लीकेज होने की जानकारी प्राप्त हुई।
मौके पे पुलिस तुरंत पहुंच गई। पुलिस ने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया, कुछ लोग खुद होकर हॉस्पिटल गए। रात को हमारे डीसीपी अन्नपूर्णा सिंह मैडम, डीसीपी मृकिलकर सर, ये वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पे आए थे। उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शुरू में यहाँ के जो 200 मीटर का जो एरिया है पूरा नो मैंस लैंड किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए और जो यहाँ लोग रुके थे घरों में उनको समझा कि उनको बाहर सुरक्षित जगह पे स्थलांतरित किया गया। उसके साथ में एनडीआरएफ, ओसीडब्ल्यू और अपना महानगर पालिका का अग्निशमन दल, इन्होंने जॉइंटली ऑपरेशन किया है और पूरा गैस न्यूट्रलाइज करने में और कंट्रोल करने में किया है। अभी 90% गैस पूरा लीकेज खत्म हो गया है और इसमें 40 लोग जो है अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके अलावा 12 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी सिचुएशन बहुत सारी कंट्रोल में है, पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं है और पुलिस का आह्वान है कि अफवाहों के ऊपर भरोसा मत करो। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। 27 अगस्त तक चलने वाले इस दौरे में वे टोक्यो, नागायोका और ओसाका जाएंगे। खास बात यह है कि पीयूष गोयल जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से ज़्यादा कारोबारी प्रतिनिधि शामिल हैं जो सेमीकंडक्टर, विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, स्टील, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य और स्टार्टअप जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़े हैं। टोक्यो में पीयूष गोयल जापान के प्रमुख उद्योग समूहों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही साथ जापान के बिजनेस फेडरेशन काइडेनेशन के साथ भी गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगे। वे जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री अकाजावा रसोई के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके अलावा नायोगा में ऑटोमोबाइल और स्टील सेक्टर के प्रमुख निवेशकों के साथ बातचीत होगी। सरकार के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत जापान के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और भी मजबूत करना है। कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी और जेडीएस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों दलों के विधायकों ने विधान सौधा के और मार्च निकाला और नागेंद्र को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। विपक्षी विधायकों ने भी विधानसभा परिसर में भी प्रदर्शन किया। काली टी शर्ट पहनकर पहुंचे बीजेपी और जेडीएस विधायकों की मार्शल ने सदन में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने महिला वाल्मीकि की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए नागेंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि राज्य के एक नियम को करोड़ों रुपए के कथित गबन के मामले में नागेंद्र पर गंभीर आरोप है। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कांग्रेस पर नागेंद्र को बचाने का आरोप लगाते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी को विरोध करने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन हर प्रदर्शन कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। शिवकुमार ने विधानसभा की कार्यवाही बाधित करने को लेकर बीजेपी पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने बीजेपी से सवाल किया कि अगर आपराधिक मामलों के आधार पर इस्तीफे की मांग की जा रही है तो बीजेपी को देश भर के उन नेताओं के मामले पर भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर कर्नाटक में सियासी घमासान तेज है। बारे में आप पूछे नागेंद्र को क्यों पहले बार इस्तीफा लिया, क्यों 187 करोड़ रुपया इलीगली 600 अकाउंट्स को डाले हैं। कौन है वो 600 मेंबर्स? उनका संबंधी है, उनका फ्रेंड्स है। तेलंगाना इलेक्शन को भेजा, बल्लारी एमपी इलेक्शन को भेजा, ये सब इंक्वायरी रिपोर्ट में आए हैं। उसके बावजूद भी मिनिस्टर बनाया, क्यों? इसलिए करप्ट लोगों को प्रमोशन दे रहे क्या ये गवर्नमेंट? कौन ज्यादा करप्शन करते हैं, कौन इलेक्शन को इलीगली पैसा भेजते हैं, कैसे इलीगली राहुल गांधी को हाईकमांड को पैसा भेजते हैं, उनको प्रमोशन दे रहे क्या ये गवर्नमेंट, ये मिनिस्टर्स? इसलिए हमको
इमीडिएटली उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको इस्तीफा लेना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए हैं, जहां सरकार ने गरीब परिवारों के लिए साल में 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। अन्नपूर्णानी सुपर 6 योजना के तहत सालाना 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को पोंगल 2027 से हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सरकार के मुताबिक करीब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा और इस योजना पर हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिलेंडर खरीदने के बाद इसकी कीमत सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा महिला और ट्रांसजेंडरों यात्रियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। महिलाओं को सामान्य बसों के साथ एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। अंतर जिला बसों में भी महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा देने की बात कही गई है। ये योजना 2 अक्टूबर से शुरू होगी। ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मुफ्त बस यात्रा का लाभ मिलेगा। वहीं चेन्नई के परंदूर में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री विजय ने सरकार ने अपना रुख साफ कर लिया है और उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी जगह की तलाश कर रही है जहां एयरपोर्ट बनने से परिवार प्रभावित न हो। साथ ही मौजूदा मीनाबंकम एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल 5 बनाने का भी ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के नाम पर किसानों और स्थानीय लोगों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की ताज केरल ने की केजिया लीज मेजों के सिर सजा है और जयपुर के 23 अगस्त को आयोजित ग्रैंड फिनाले में केजिया ने अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और शानदार व्यक्तित्व के साथ सभी को प्रभावित किया और किताब अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में देश भर से आई प्रतिभागियों ने अलग अलग राउंड में अपनी खूबसूरती के साथ साथ टैलेंट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल का भी प्रदर्शन किया। केजिया ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पर सभी को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता। तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश फर्स्ट रनर अप रही, जबकि गुजरात की अनुश्री सातवेकर सेकंड रनर अप बनी। खिताब जीतने के बाद केजिया लीज मेजो भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि ताज उनके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। केजिया अब मिस यूनिवर्स के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने कहा कि वह दुनिया के सामने भारत की विविधता, संस्कृति, प्रतिभा और नई पीढ़ी की ताकत को पेश करना चाहती हैं और उम्मीद है कि इस बार मिस यूनिवर्स का ताज भारत आएगा। जयपुर में हुए इस भव्य कार्यक्रम में पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, उर्वशी रौटेला, सेलिना जेटली समेत कई जानी-मानी हस्तियां भी मौजूद थी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा और 25 की विजेता मणिका विश्वकर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुई। मिस यूनिवर्स 2026 बहुत ही शानदार रहा। कंटेस्टेंट से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और फाइनली हमें हमारी नई विनर 19 साल की केजिया लीज मेजो जो केरलम से हैं वो हमें मिल गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे देश का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेंगे और बहुत अच्छे से देश का प्रतिनिधित्व करेंगे पुर्तो रिको में इस बार मिस यूनिवर्स में। इस बार भारत मिस यूनिवर्स का ताज लाता है। इस बार भारत मिस यूनिवर्स का ताज वापस लाता है। मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा अपनी कंटेस्टेंट के साथ कि काश हम वो मिस यूनिवर्स का चौथा क्राउन देश के लिए वापस ला पाएँ और उम्मीद यही रहेगी उस तरीके से ही तैयारी होगी। ग्लैमानंद का ये तीसरा साल है, बाकी सालों से ये कैसे अलग है? इस साल हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने देखी इस बार की कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा मिलजुल के थे और बहुत प्यार दिखाया एक दूसरे के लिए और ये बहुत अच्छी बात है जब आपका कंपटीशन ख़त्म हो फिर भी बहुत प्यार से लोग होते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप घर साथ ले जाते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कस्टम की एयर इंडस्ट्रियल यूनिट ने शहराज से आई 31 साल की एक महिला डॉक्टर को करीब आधा किलो सोने के साथ पकड़ा है। महिला डॉक्टर ने 24 कैरेट सोने की भारी चेन,
अपने हाईनेक स्वेटर के अंदर छिपा रखी थी। कस्टम की जांच में चेन का वजन 499.540 ग्राम पाया गया, जिसकी कीमत करीब 83,14,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला डॉक्टर भावनगर की रहने वाली है और शारजाह से एयर अरेबिया की फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंची थी। एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच और प्रोफाइलिंग के दौरान उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने लगी और कस्टम ने उन्हें रोका। इसके बाद महिला की तलाशी ली गई, जिसमें स्वेटर के अंदर छिपी सोने की चेन बरामद हुई। कस्टम ने सोने को संबंधित धाराओं के तहत जब्त कर लिया। महिलाओं को कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अब कस्टम यह पता लगाने में जुटी है कि सोना महिला को विदेश में किसने दिया और अहमदाबाद पहुंचने के बाद इसे किसे सौंपा जाना था। अब पूरे मामले की जांच भी आगे जारी है। बिहार के गया से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां बारिश के दौरान छत पर रील बना रहे 3 बच्चे आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। घटना वाजीरंगगंज बाजार की है, जहां रविवार को जेडीयू के स्थानीय नेता रंजीत कुमार पांडे के घर की छत पर 3 बच्चे मोबाइल से रील बना रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली सीधे छत पर जा गिरी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों बच्चे रील बना रहे थे, जबकि तीसरा बच्चा मोबाइल से उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है और कुछ ही सेकंड में तीनों बच्चे घबराकर वहां से भाग जाते हैं। हनुमान ध्वज और स्थापना स्थल भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि तीनों बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जेडीयू नेता ने बताया कि उनके बेटे प्रिंस के साथ प्रतीक कुमार और तेजस छत पर रील बना रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और खुले या ऊंचे स्थलों पर जाने से बचने की अपील की है। खास तौर पर बारिश और बिजली चमकने के दौरान छत या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी गई है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।